मैं मांग रहा हूँ तुझसे बंधु, बस चंद घड़ियों की मोहलत। मुझे संभालो, मुझे संवारो, समझो इसकी कीमत। मिलन कराकर वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण कर दो। जंगल में तुम वृक्ष लगाकर जल का संवर्धन कर। अगर हमने जल को संरक्षित नहीं किया तो जो पुरानी पीढ़ी से हमें जो मिला था जिस तरह का जल, तो हम लोग अगली वाली पीढ़ी के बुरी तरह से दोषी होंगे और हम उनके लिए निर्जल जो है धन छोड़ जाएंगे। लेकिन जल के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे यहाँ जो आ रहा है नहर, उसको बचा के रखें, पोखर में गाद ना भरें। इस तरह से जो हमारे पुरानी पौराणिक जो कुएं हैं उसको ना भरने पाएँ। जब से ये पृथ्वी अस्तित्व में आई, जब से हम अस्तित्व में आए, तब से लगातार यही सुन रहे हैं कि जल ही जीवन है। और मेरे हाथ में ये किताब देखिए जिस पर लिखा गया है जल माँ, और निश्चय ही जल अमृत है, जल पृथ्वी की आत्मा है। ये इस किताब का टैगलाइन है। और मेरे बगल में बैठी हैं डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शी, जो भूजल पर शोध करती हैं, रिसर्च करती हैं। 12 साल का लंबा संघर्ष और 12 साल तक इन्होंने भूजल पर रिसर्च किया है। जब आज ये मेरे साथ है तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और आप जो रिसर्च की हैं, क्या पाया आपने इसमें? देखिए, जल का स्तर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार गिरता जा रहा है। और वर्ल्ड यूएन ने भी जो है एसडीजी गोल 6 में ये लिखा है कि हमें पानी को बचाना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो उसमें मैं बहुत इसको फोकस करती हूँ कि एसडीजी 6 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमको जल को संरक्षित करना है तो इसकी आर्थिक वैल्यू के अलावे, मतलब जल का एक वैल्यू है कि हमने ख़रीदा और पी लिया, इसके अलावे इसका सांस्कृतिक, सामाजिक और जो कल्चरल, जो ऑलरेडी शुरू से चला आ रहा है स्पिरिचुअल वैल्यू, अगर उसको हम संभाल के रखेंगे और जल को, जैसे गंगा के पानी को आप ऐसे नहीं फेंकते हैं, उसको आप बड़े प्यार से कलश में इस तरह से रखते हैं, उस तरह अगर हमने जल को संरक्षित नहीं किया तो जो पुरानी पीढ़ी से हमें जो मिला था जिस तरह का जल, अगर हम लोग उस तरह से अपनी नई पीढ़ी को नहीं दे पाए, जो नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग अगली वाली पीढ़ी के बुरी तरह से दोषी होंगे और हम उनके लिए निर्जल जो है धन छोड़ जाएंगे। लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता निर्जल हो जाएगी। और पानी के बिना, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि जल के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भूजल इतना लगातार घटता जा रहा है, इसके लिए क्या प्रयास करना होगा। तो हम लोग बिहार के लोग हैं और हम लोग मैदानी सभ्यता में, पानी तो हमें जन्मजात मिला है। पानी तो हमारे लिए एक ऐसा संसाधन, जो जल संसाधन की आज बात हो रही है, हमें तो पूर्वजों से असीम मिला है, इसीलिए हमारी बिहार की सभ्यता इतने अच्छे से डेवलप हुई है। लेकिन आज चाहे हम कहें कि आधुनिकीकरण हो गया, जल का अंधाधुंध दोहन हो गया, पर आप ये समझिए कि घर में अगर आपके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, अगर 100 रुपये या लाख रुपये आपने रखे हैं, रोज़ रोज़ उसको निकाल के खर्च करिएगा तो घर में तो पैसा नहीं बचेगा ना। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर जल जो हमें संसाधन के रूप में प्राकृतिक रूप से मिला है, अगर हम उसको खर्च ही करते रहेंगे, पर अगर हम उसमें वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, रिचार्ज नहीं करेंगे, जो हमारे पुराने पोखर, हर घर के पास पोखर हुआ करता था। हमारे यहाँ छठ की इतनी मान्यता है, छठ हम पोखर में करने जाते थे। पोखर आज गाद भरे हुए हैं। पोखर के ऊपर जो है सो अतिक्रमण करके, मानवीय अतिक्रमण करके उसके ऊपर आपने घर बना लिए हैं। कल की मैं बात करूँ तो मैं विक्रम से हूँ, तो वहाँ पे रानी तालाब, मनेर नहर जो है, उसमें मैं गई थी कल विज़िट करने के लिए, क्योंकि जल मेरे लिए एक इमोशन कनेक्ट करता है। तो हम उस तरफ गए थे। कई लोगों ने, हमें गांव वालों ने कहा कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे। वो गांव, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 36 किलोमीटर की वो नहर है। 36 किलोमीटर की नहर के किनारे करीब 50,000 जन समुदाय, मतलब 50,000 लोगों की घरों को वो नहर से कृषि होती थी, जो भी है पानी का यूज़ कर सकते थे। पूरी नहर के किनारे एक सभ्यता बताइए कि बसी पड़ी है। 100 से ज़्यादा गांव हैं। आज ये हाल है कि वो नहर, क्योंकि लोगों ने गंदा कूड़ा कचरा उड़ा ही नहीं हो रही लंबे समय से, उसको उस तरह से प्रिजर्व नहीं किया जैसे हमें मिला था। आज वो नाला भी छोड़ दीजिए, नाली और कूड़े का कचरा इतनी पतली हो गई है। और आज आलम ये है कि जिनके पास सामर्थ्यवान लोग हैं वो बोरिंग से जल निकाल रहे हैं, उनके यहाँ कृषि हो रही है। पर अधिकांशतः किसान जो हमारे हैं वो तो छोटे हैं, गरीब हैं, उनके लिए जो है वो सामर्थ्य नहीं है कि बोरिंग करें।
पूरी की पूरी ज़मीन परती हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। जिनके यहाँ इतना बढ़िया संसाधन मौजूद था, आज जो है सो बिल्कुल ख़त्म है। तो जैसे आपने कहा कि भूजल संरक्षण के साथ साथ संवर्धन और उसको बचाने का प्रयास अगर सबने सामूहिक रूप से नहीं किया, तो हम लोग यही कहते हैं कि हम सिर्फ सरकार पे छोड़ देते हैं, आपके लिए सरकार कर दे, सरकार आपको पानी पहुंचा दे, सरकार आपको घर घर जल दे दे, लेकिन साथ साथ हमारी भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम हमारे यहाँ जो आ रहा है नहर, उसको बचा के रखें, पोखर में गाद ना भरें। इस तरह से जो हमारे पुरानी पौराणिक जो कुएँ हैं उसको ना भरने पाएँ, घरों का पानी जा रहा है तो उसको कम से कम बचाएं। मतलब कई चीज़ें हैं जिस पे सबको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, लेकिन इसके अलावा जब हम जल की बात कर रहे हैं, हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और यमुना एक बड़ा मुद्दा था, इतना गंदा हो गया है। इसके पीछे की क्या वजह लग रही है आपको और कैसे साफ़ सफाई की जा सकती है? हालांकि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद अब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हुई है। बिल्कुल कहा आपने सही, हर नदी का ये हाल है। यमुना अभी यमुना की तो झाग पड़ रहे थे यमुना में झाग, क्योंकि इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्री है, अगर आसपास के जो उद्योग है, घरों का कचरा, प्लास्टिक, जितने भी अमोनिया, सारा का सारा जो केमिकल, सब का सब जा कर के हम यमुना में मिला रहे हैं। अगर हम यमुना में मिला रहे हैं तो नदी का भी एक कहाँ से उनको फ्लो नहीं मिल रहा है, उसको नाले का, और इधर का सारा नाला यमुना में मिल रहा है। आज था कि इवन छठ के टाइम पे जब लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, इतना केमिकल है कि शुद्ध होने की जगह 100% अशुद्ध हो करके आ रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ऐसे सारे कचरा को डाल रहे हैं, आप उसको ट्रीट करके डालिए, उसको जल शोधक यंत्र बाहर लगाइए। नदियों को इस तरह से प्रदूषित करते जा रहे हैं और आज देखिए जिस यमुना के पानी को हम लोग जो है सो गंगा यमुना सरस्वती एक टाइम पे संगम में अभी महाकुंभ हो रहा है, वही यमुना इतना प्रदूषित है कि मतलब उसमें जाने का मतलब बीमारियों को आमंत्रित करना है। बिल्कुल, हमारी ऐसी डेली लाइफ भी हो गई है। पहले जब हम आस्था से जोड़कर जब हम देखते हैं तो छठ पर्व या बहुत ऐसे पर्व हैं जहाँ पर हम ये सिखाया जाता है कि प्रकृति का कैसे सम्मान करना है, कैसे उसकी पूजा करना है। छठ पर्व की बात कर लें तो वो प्रकृति का ही पर्व है, गंगा माँ, पानी की पूजा होती है, बाकी तमाम चीज़ों की पूजा होती है। तो अभी के लाइफस्टाइल में क्या ऐसा चेंजेस लाए जिससे हम प्रकृति को संरक्षित कर पाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और कहा भी आपने बिल्कुल सही। जो हमें प्रकृति की तरफ से मिला है, जैसे कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीर, जो हमने प्रकृति की तरफ मिला है उसको हमने जो अपनी वस्तु समझ ली है ना, वो नहीं करना होगा। जो हमें मिला है जल, उसको अभी जो आपने कहा ना SDG गोल 6 की जो मैं शुरू में बात कर रही थी, UN का यही था, हम जल को जो है सो जब तक कि उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे। पहले प्रकृति में छठ पर्व का मतलब है आप सूरज को सुबह शाम जल में खड़े होकर के करते हैं। आज तो हम कैसे भी कर ले रहे हैं कि लेकिन छठ की मान्यता बरकरार रखी है। तो उस प्रकृति के जितने भी जो अवयव हैं, घटक है, जैसे पानी तो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर उसको हमने प्यार से संभाल करके नहीं रखा, आसपास के जो है हम उठे और चले गए, कचरा डाल दिया, तो पानी तो ख़राब होगा ही ना। पानी में प्लास्टिक जा रहा है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पानी गंदा हो रहा है। अब कहीं पे जा कर के पानी भरेगा, पोखर गाद भर गया, अब कल को जो है उसको आप उस पर बना लीजिए घर, लेकिन पानी तो ख़त्म हो गया ना। एक पीढ़ी को तो आपने उस पोखर के पानी से ख़त्म कर दिया, सारे कुएँ भर रहे हैं। आज तो योजनाएं भी चल रही है कि कनेक्ट किया जाए, सारे पोखर को क्लीन किया जाए, लेकिन ये हम आप जितने भी लोग हैं सबकी सामूहिक जिम्मेदारी और सबको ये करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी मैम थे जिन्होंने बताया कि कैसे जल को संरक्षित करना है। 12 साल का संघर्ष रहा है, उन्होंने ये किताब भी लिखा है जल माँ, पढ़ेंगे भी जानेंगे भी कि किताब में आखिर क्या है। 12 साल का मैम ने संघर्ष किया है, देखा है, जल को शोध किया है, भूजल को शोध किया है, और हमें जो प्रकृति से मिला है उसका सम्मान करना है ताकि आने वाले जनरेशन को भी वो मिल पाए। बिल्कुल, आपके पास ही किताब भी है जल माँ, इसकी 2-3 पंक्तियाँ सुना दीजिए हमें ताकि हमारे दर्शक को भी पता चल जाए कि आखिर ये किताब किस बारे में है। जी बिल्कुल, बहुत थैंक्स। एक्चुअली जल माँ मैंने जो किताब लिखी है, मैंने जैसे अभी बताया था कि SDG 6 गोल के इसमें कि जल की अगर कोई मदर होती तो जल डिफरेंट परिस्थितियों में, जैसे कभी वो केमिकली बहुत ज़्यादा इंड्यूस करके उसको परेशान कर रहा है, या जल जब खुश है तो
तो कैसे रिएक्ट करता और अपने इमोशंस को माँ तक कैसे पहुँचाता। तो मुझे लगता है कि जल माँ का मतलब है हर वो अंतरात्मा जिसमें जल के प्रति एक इमोशन है कि जल को हम कैसे बचाएं और जल को कैसे रखें। तो जैसे आपने कहा, मैं बस एक भयभीत जल है, जल को जब बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए और जल डर करके, जैसे आपने कहा भूजल भाग रहा है पृथ्वी में अंदर की तरफ कि भैया अब मुझे मत निकालो, मेरा बहुत हो गया, बहुत दोहन हो गया, तो वो कैसे कह रहा है मनुष्यों से, अपनी बात को रख रहा है। मैं मांग रहा हूँ तुझसे बंधु, बस चंद घड़ियों की मोहलत, मुझे संभालो, मुझे सवारो, समझो इसकी कीमत, मिलन कराकर वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण कर दो, जंगल में तुम वृक्ष लगाकर जल का संवर्धन कर दो। मैं मांग रहा हूँ तुझसे बंधु, जल संचयन के सोते, भूमिगत जल वृद्धि करने को, अपना ले प्राकृतिक तरीके, अपना ले प्राकृतिक तरीके। ये हमने लिखा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए। इसी के लिए हम सब मानवों से जल प्लीड कर रहा है। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।